देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चेंज इन द फर्म। जब फर्म में कोई चेंज आ रहा है, फर्म में चेंज कब आता है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। किसी भी फर्म में चेंज आता है जब नया एडमिशन होता है। जो हमारे क्लास 12th के चैप्टर्स हैं ना, वही वही सब रिकॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोल रहे हैं, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म 4 तरीके से होती है। वहाँ पे कौन कौन सा था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या था? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और फिर क्या? डिसोल्यूशन। वही सब बात कर रहा है। ठीक है, ये न्यू पार्टनर का एडमिशन हो गया, डेथ और रिटायरमेंट की बात हो गई, और जहाँ आपने बिजनेस में कुछ चेंज कर दिया कि पहले दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, अब दूसरा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा हो गया। मतलब फर्म का नेम वही है। अभी तो मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, अब कोचिंग बंद करके मैंने स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट कर दी, तो भाई अभी फर्म बिल्कुल एकदम नई हो गई है। तो आपका ना मेन पार्टनरशिप डीड जो होती है ना, अगर सिंपल से समझो, पार्टनरशिप डीड में कोई भी मेजर चेंज आ रहा है ना, तो उसको हम रिकन्स्टिट्यूशन ही मान के चलते हैं। ठीक है, वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फिक्स बाय द पर्पस। या फिर देखो लॉ में थोड़ा सा डिफरेंट उसमें दिया, तो ध्यान रखना कहीं यहाँ पे चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप वाले में प्रॉफिट शेयरिंग वाला ही राइट नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी दे दिया कि आपने कुछ और बिजनेस करने लगे। तो यहाँ पे हमें क्या कहा है? सबसे पहले तो एडमिशन का है, फिर डेथ रिटायरमेंट का है, फिर ये कहा है कि आपने अपना बिजनेस चेंज कर दिया। नाम तो सेम रखा भले ही, बट बिजनेस में चेंज कर दिया तो भी माना जाएगा नया बिजनेस हो गया। या आपने जो बिजनेस बनाया था ना, वो किसी फिक्स पीरियड के लिए बनाया था। आपने कहा था कि ठीक है, हम ये फंड जो स्टार्ट कर रहे हैं 3 साल के लिए कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो, क्लास 12 में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अकाउंट्स की थ्योरी में भी कवर होता है, आप थ्योरी में पढ़ोगे। और बाकी मैं चलो दिखाई देता हूँ फिर। अदरवाइज जो स्टूडेंट सिर्फ ये पढ़ रहे हैं ना लॉ, वो कहेंगे सर ये क्या, हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे तो ऐसे करोगे क्या? वैसे तो एक या दो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, बाकी सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में। ये देखो, ये मेजर क्लॉज होते हैं मेरे, जहाँ पे पार्टनर्स के नेम आते हैं पहले। ठीक है, उनकी फटाफट बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। नाम आते हैं, क्या बिजनेस करोगे, ये एक्टिविटी। तो यही अगर चेंज हो गई कि काम क्या करोगे, पहले मैंने लिखा था टीचिंग का काम करेंगे, बाद में हमने स्टेशनरी की शॉप खोल दी, तो बिजनेस का एक्टिविटी चेंज हो गई है ना। प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर चेंज आता है तो उससे रिकन्स्टिट्यूशन नहीं कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, जैसे एग्जांपल है कि ड्यूरेशन कितनी होती है, हम लिखते हैं एट विल लिखते हैं, या किसी डिफाइंड पीरियड के लिए। नॉर्मली फर्म जो बनती है वो एट विल बनती है कि भाई जब तक मन करेगा हम इसको बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, हमारे किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनी होती है, तो हमें लगता है कि नहीं बस 3-4 साल के लिए बनाएंगे, तो ऐसे वाला केस। कैपिटल कितनी कितनी पार्टनर स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर इसमें भी चेंज आ जाता है तो रिकन्स्टिट्यूशन माना जाता है। मैनेजमेंट में चेंज आ जाता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट में चेंज आता है तो ये ओके हो जाता है। बोरिंग वाले में कुछ चेंज आता है तो ओके है, इसमें रिकन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे। तो बाकी सब हमारा ओके है। ठीक, बट उसमें अगर हमारे मेजर चेंज आ जाते हैं ना बाकी चीज़ों में, तो वो क्या माने जाएंगे? रिकन्स्टिट्यूशन ही माना जाता है। अब फर्म का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, आपका मन कर गया उसके बाद कि नहीं वो भी चलाते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि अभी क्या फर्म नई बनी है, आपको अपने क्यों पार्टनरशिप डीड में चेंज करना पड़ेगा ना कि हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ऊपर से कोई भी 4 चीज़ें होती है, यानी कि हमारी क्या चेंज इन द फर्म होता है, ये ऊपर की जो 4 चीज़ें बताई ना, एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह कुछ भी होता है, तो यहाँ पे क्या कहा है? आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, अगर फर्म में चेंज आया, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, अगर फर्म की टाइम एक्सपायर हो गया था फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, जहाँ पे आप कुछ नया काम कर रहे हो, तीनों ही केस में राइट्स, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी। मतलब जैसे पहले आपकी राइट्स थे ना वैसे ही सारे बाद में होते हैं, एक्सेप्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मॉडिफाई करा है तो। अब याद रखो कि जब भी हमारा क्या होता है प्रॉफिट शेयर, उसका अकाउंट्स का थोड़ा सा याद करो, जब तक कुछ नहीं का होता तो सब कुछ हम एज्यूम करके चलते हैं ना कि सेम ही रहा होगा, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह कुछ भी हो। वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में तो चेंज आ ही जाता है क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो अभी सेक्रीफाइस करना होगा। बाकी सारी चीज़ों पे तो हम यही मान के चलते हैं ना कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में था वही होगा। सैलरी में तो कभी चेंज नहीं करते हैं ना। अगर ये लिखा था कि पुराने पार्टनर से उन्होंने सैलरी की ऐसे ऐसे बात करी थी, अभी एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, तो हम तब भी पुराने वालों को सैलरी देते थे उसमें। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अगर ऐसी कुछ चेंज आ रहा है तो जैसा पहले कॉन्ट्रैक्ट था आप सबके बीच में, वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सो यही यहाँ पे लिखा है, रिमेन द सेम, रिमेन द सेम, आर द सेम।
ठीक है, तो तीनों में यही इन शॉर्ट लिखा है कि कोई फ़र्क नहीं आता। अब इसके बाद आता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। जो पार्टनर्स हैं उनका थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग क्या रिलेशन रहता है। पार्टनर हमने देखा वो क्या प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। मतलब जो एक पार्टनर है ना, वो जैसा भी काम करेगा उसकी जिम्मेदार बाकी सब भी होंगे, और उस वो खुद सबके लिए जिम्मेदार होगा। ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। तो वो ही यहाँ पे है कि ये प्रिंसिपल भी है कि इसके अंडर में जितने बाकी पार्टनर्स ने अगर कोई गलती करी तो जिम्मेदारी इसकी भी आएगी, लाइबिलिटी इसकी भी आएगी। ए बी सी है, इसने किसी से उधार ले लिया फर्म के नाम पे, ठीक है, पर्सनल ले रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है, अगर फर्म से रिलेटेड ही बात होती है हमेशा, ठीक है। सो फर्म के नाम पे अगर सी ने उधार लिया था ना, तो वो जिम्मेदारी इन दोनों की भी आएगी, लाइबिलिटी इनकी भी आएगी पे करने की। और उसका अपोजिट कर दो कि भाई अभी यहाँ पे क्या, ये एजेंट भी है, इसने जो करा उसकी जिम्मेदारी बाकी दोनों पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सेम ही बात है। पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन डन बाय हिम। वो जितनी भी ट्रांजेक्शन करेगा उसमें क्या ये एजेंट माना जाएगा कि भाई मैं तो एजेंट हूँ, मेरे करे की भरपाई प्रिंसिपल करेंगे, यानी कि बाकी पार्टनर्स और द फर्म जो है बिजनेस ऑफ द फर्म वो करेगा। दस एनी ऑफ द पार्ट डन विद द ऑथोरिटी बाइंड्स हिम। अगर किसी पार्टनर ने कोई भी काम करा जो बिजनेस से रिलेटेड है और अपनी पावर के अंदर करा है तो उसकी जिम्मेदारी सबकी होगी। बस सिंपल सा इसमें ये लिखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर की इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या है। देखिए इसमें दो वर्ड हैं हमारे पास, एक इम्प्लाइड है और एक क्या है, ऑथोरिटी है। इम्प्लाइड मतलब पता है हमें कि कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि एक एक्सप्रेस होता है और एक इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस मतलब जब आपने क्लियर कट उसको बोल के लिख के बाय वर्ड्स होना चाहिए, चाहे ओरल चाहे रिटर्न। अगर कोई चीज़ क्लियरली एक्सप्रेस हो चुकी है तो वो एक्सप्रेस हो गई, और जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं है हमें अपने आप से समझ में आ रहा है तो वो इम्प्लाइड हो गई, ठीक है। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, मैं कहता हूँ कि आपके पास ये ऑथोरिटी है, आपके यू आर ऑथोराइज्ड, आप ऑथोराइज्ड हो, मतलब आपके पास ना कुछ करने की पावर है, अधिकार है, राइट है, ठीक है। सो राइट और पावर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे पावर वर्ड यूज़ करूँगा तो वो बेटर रहेगा। ऑथोरिटी रेफर्स टू द पावर या फिर कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड फर्म बाय हिज एक्ट। कि मतलब पार्टनर को अथॉरिटी दी है कि वो फर्म के बिहाफ पे कुछ काम कर सकता है, और फर्म के नाम पे कोई काम करेगा तो डेफिनेटली उससे फिर फर्म की लाइबिलिटी तो बनी जाएगी ना। इसलिए इसका अभी मेरे लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी दो तरह से इंपॉर्टेंट है, बात समझना। पहली चीज़ अथॉरिटी मतलब आपको ऑथोराइज कर रखा है, आप ये काम कर सकते हो, आपको परमिशन दे रखी है, पावर दे रखी है, ठीक है। इम्प्लाइड मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल गई है, लिखने की स्पेशली आपस में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो अथॉरिटी आपने एक्सप्रेसली एग्रीमेंट में लिखी है वो तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है, और जो आपने अपने आप से समझ में आ गई तो वो कैसी इम्प्लाइड है। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली चीज़ इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखो भाई पता होना चाहिए कि एज अ पार्टनर मुझे क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये पता होना जरूरी है। दूसरी चीज़, अगर किसी चीज़ के लिए पार्टनर ऑथोराइज था, उसने वो काम करा, तो भाई वो तो फिर फर्म के बिहाफ पे काम करा है ना, उसके लिए पूरी फर्म लाइबल होगी। एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिलेशन है ना। बट किसी चीज़ के लिए कोई पार्टनर ऑथराइज ही नहीं था, उसको परमिशन ही नहीं थी। एक पार्टनर है ए, इसको कोई परमिशन ही नहीं थी, इसने फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर दिया, ये अपनी किसी पावर का अधिकार का यूज़ कर लिया, उसके कारण अभी बाकी सबकी लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, ये हमें चेक करना रहेगा, ठीक है। नॉर्मली नहीं आती है, बट कुछ एक्सेप्शनल केस में आ भी जाती है, वो हमें चेक करना रहेगा। अगर ये ऑथराइज था, परमिशन थी, तो ओके, फिर तो पूरे फर्म की जिम्मेदारी। जैसे अगर कोई पार्टनर है तो एक अथॉरिटी आपको मिली होगी ना, क्या कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो किसी सामने वाले पार्टनर, मतलब किसी भी पर्सन से सेल परचेज का क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, खरीदने बेचने का कुछ भी, तो वो बात ओके है। बट अगर आपने सेल परचेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, उससे आपकी पूरे फर्म की लाइबिलिटी आ जाएगी। बट कोई उसने स्पेशल कर दिया, क्या किसी को उधार देने का काम, अरे भाई उधार देने का काम स्पेशली ऑथराइज नहीं होता है ना आपका, मतलब उसकी अथॉरिटी कहाँ आपको ऐसे मिल जाएगी कि बिना परमिशन को किसी को भी उधार दे दोगे आप। अगर ऐसा दिया है तो फिर बाकी सब बाउंड नॉर्मली नहीं होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके है। चलो,
तो पहले तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ना, इसमें क्या होता है इम्प्लाइड अथॉरिटी में प्रॉब्लम क्या आती है ये चीज़ भी समझो। स्टूडेंट थोड़ा सा भूल जाते हैं कि एक्चुअल में वर्ड क्या था। अब मुझे नहीं लगता अब आप भूलोगे जब मैंने आपको बता दिया है कि दो वर्ड से बना है, ऑथोरिटी मतलब ऑथोराइज और इम्प्लाइड मतलब बाय डिफॉल्ट हमें वैसे समझ में आ रहा है। व्हेन ऑथोरिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्ट और डीलिंग बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर कुछ करता है, ये उनके बीच में आपस में नॉर्मल डीलिंग हुई है, एक्सप्रेस नहीं हुआ है बट हाँ मतलब आपस में उन्होंने कुछ करा है, इट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। मतलब मैं नॉर्मली बोलूँगा कि बाय डिफॉल्ट जो मुझे अंडरस्टूड हो रहा है ना कि ये अथॉरिटी उसको मिल रही है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। ऑल एक्ट ऑफ पार्टनर डन टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो सभी काम जो पार्टनर कर रहा है किसी फर्म के काम को करने के लिए इन यूजुअल वे, नॉर्मल तरीके से, अनयूजुअल नहीं है, नॉर्मली वो ऐसा करता है वही है, इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, उसको हम क्या कहते हैं इम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं। मतलब फर्म के लिए जो नॉर्मल काम होते हैं, आप वही नॉर्मल काम अगर कर रहे हो तो उसको हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहेंगे। मतलब नॉर्मल काम करने की परमिशन तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है। हाउएवर एम्प्लॉयड अथॉरिटी में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म, फर्म टू फर्म उसका डिफरेंस हो सकता है। क्लियर हो जाएगा, नीचे एग्जांपल्स आएंगे, इसलिए मैंने अभी आपको एग्जांपल्स नहीं दिए, ठीक है, जानबूझ के नहीं दिए, नीचे सारे हमारे पास कवर हो जाएगा। एक एग्जांपल पहले देखते हैं। लैंडिंग ऑफ मनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ बैंकिंग फर्म। एक फर्म है जो क्या है बैंकिंग फर्म है, ठीक है, बैंक टाइप में, मतलब वो क्या भी उधार देती है और उधार लोगों से पैसा डिपॉजिट करती है, ऐसा काम है। उसके पार्टनर ने किसी को उधार दिया, तो ये नॉर्मल बिजनेस का काम है ना, क्यों बिजनेस का काम ही यही है कि लोगों को उधार देना। तो एक पार्टनर ने अगर किसी पर्सन को उधार दिया फर्म के बिहाफ पे, वो वैलिड है क्योंकि ये उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये वर्ड थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, ये लॉ में बहुत बार यूज होता है, अंडरलाइन कर सकते हो, लिख भी सकते हो एक जगह। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस मतलब जो बिजनेस का नॉर्मल वर्क है ना उसी से रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, इसका नॉर्मल काम है कि लोगों को क्या करना, मनी लैंड करना, उधार देना। बट सेम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्प्लॉयड अथॉरिटी, लेकिन ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं माना जाएगा। कब? ऑफ अदर फर्म बिकॉज दे डू नॉट लैंड मनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, लेकिन दूसरे फर्म के केस में इसको नहीं माना जाएगा कि ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अगर ऐसे एक नॉर्मल फर्म है, मैं स्मार्शियस कॉमर्स अकेडमी, आप और मैं यहाँ पे क्या हमारा उधार देने का काम है क्या? नहीं है। आपने किसी को 2 लाख रुपए उधार दे दी फर्म के पैसे में से, क्या ये सही है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? कि भाई मुझसे परमिशन तो लेनी चाहिए थी, आपको इसका राइट किसने दिया? ऐसा तो कल को तो आप क्या करोगे, पूरी पूरी फर्म ही बेच दोगे कहोगे भाई मैं पार्टनर हूँ यहाँ पे, मैं कुछ ही करूँ, गड़बड़ हो जाएगी ना। सो कुछ राइट्स जो अनयूजुअल हैं, मतलब कॉमन नहीं है इतने, वो वाले राइट बाय डिफॉल्ट आपको अपने आप से नहीं मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब ये वाले एक्ट हैं जो हमारे एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर कवर्ड होते हैं, ठीक है। और अगर ये पार्टनर कोई काम करता है तो इससे क्या फर्म बाइंड हो जाएगी, पूरे फर्म की जिम्मेदारी आएगी। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि क्या, अब देखो ना, ये सारी वो चीज़ें लिखी हैं जो नॉर्मल है, मतलब एक बिजनेस नॉर्मली करेगा। बाय और सेल ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे आप कुछ खरीद या बेच रहे हो, पैसा उधार ले रहे हो, दे नहीं रहे हो, ले रहे हो, तो ठीक है भाई, किसी अगर उधार ले रहे हो फर्म के लिए तो ठीक है, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। कल को आपका बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ हो गया, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वापस कर दो ना जो लिया था, इतना तो ठीक है ना। अगर किसी को उधार दे दोगे तो गड़बड़ है भाई, अभी वो वापस देगा नहीं देगा, रिस्क आ गया यहाँ पे। क्लियर? टू एम्प्लॉयर एंगेज सर्वेंट, आप किसी को जॉब पे रख सकते हो, आप पार्टनर हो तो आपको ज़रूरत है किसी एम्प्लॉय को रखने के लिए, किसी नौकर को रखने की, तो आप रख सकते हो, बाकी सबसे पूछे बिना। सेटल अकाउंट विद द थर्ड पार्टीज, किसी तीसरे पर्सन के अकाउंट सेटल कर सकते हो, मतलब उसको पेमेंट करनी है, उससे पेमेंट लेनी है, आप कर सकते हो, ठीक है। रिसीव पेमेंट ऑफ द डेट, अगर किसी को उधार दे रखा है तो उससे पैसे ले सकते हो। प्रेजेंट अकाउंट्स टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को उसको कोई डिटेल चाहिए क्रेडिटर वगैरह को, तो आप वो डिटेल्स दे सकते हो। एंगेज लॉयर टू डिफेंड द एक्शन ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म, अगर अगेंस्ट फर्म के खिलाफ कोई केस हो रखा है तो उसके लिए आप किसी एडवोकेट को, किसी लॉयर को क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो, ठीक है ना। अभी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप फर्म की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, ये तो जरूरी काम है ही। टू ड्रॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड चेक इन द नेम ऑफ द फर्म, अब ये भी पेमेंट का एक पार्ट है ना एक तरह से, तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप या चेक इशू कर सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रारी टू द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ही अगर आपने कुछ और लिखा, किसी एक को पर्सन को मना कर दिया, एक पार्टनर को, भाई तुम्हें इनमें से कुछ भी मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया आप चेक इशू नहीं कर सकते हो फर्म के नाम पे, आपको राइट नहीं है,
तो भाई अभी उस पर राइट नहीं है तो अब नहीं कर पाएगा वो, फिर तो करता है तो फिर आउट ऑफ इम्प्लाइड हो गया ना। क्यों? अभी तो एक्सप्रेस हो गया ना वो अथॉरिटी, कि मैंने एक्सप्रेसली उसको मना कर दिया कि आपके अथॉरिटी में नहीं आता है। तो ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब ही यही है कि जब एक्सप्रेस में कुछ नहीं है, क्लियर कट कुछ नहीं है। ये वो लिखी हैं चीज़ें जो बियॉन्ड है, मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर नहीं होती है। अगर फर्म ऐसा कुछ करता भी है ना कोई पार्टनर, इससे फर्म को कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो, कैन नॉट बाइंड द फर्म बाय देयर एक्ट इन सच, फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। सबमिट अ डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, आपने क्या करा, कोई डिस्प्यूट है और केस फाइल कर दिया फर्म के बिहाफ पे, ऐसा नहीं चलेगा। देखो आपके अगेंस्ट में केस फाइल आ रखा है और आपने सिर्फ लॉयर हायर करा है, ओके, बट फर्म के बिहाफ पे आप जाके केस फाइल कर रहे हो किसी के अगेंस्ट, ना ना, पूरे फर्म की परमिशन लो, पार्टनर्स की परमिशन लो, फिर जाके करोगे तो ठीक है। ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज नेम, फर्म के बिहाफ पे अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल रहा हूँ, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? अभी मैं पार्टनर हूँ वहाँ पे, मैंने फर्म के नाम बिहाफ पे ना, फर्म के बिहाफ पे गया, मतलब अभी फर्म के नाम की जितनी पेमेंट आएगी मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। ये तो गड़बड़ वाली चीज़ है ना, ऐसा कुछ अलाउ नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम, कि कोई आप क्लेम था मतलब फर्म ने क्या कर रखा था, किसी से क्या रखा था कि 10 लाख रुपए लेने, क्लेम फाइल कर रखा था, केस फाइल कर रखा था, ये जो भी था, सामने वाले से कह रखे 10 लाख रुपए में भाई तो मुझे पे कर देना। आप गए, आपने कहा अरे कोई बात नहीं, चलो 10 लाख नहीं दे रहे ना, 7 लाख दे दो। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो जब तक बाकी पार्टनर्स की परमिशन ना हो। विड्रॉ अ सूट और लीगल प्रोसीडिंग, फर्म ने किसी के अगेंस्ट में केस कर रखा था और आपने वो केस वापस ले लिया, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। देखो मतलब समझ में आ रहा है, ये जहाँ इम्प्लॉयड अथॉरिटी में ने वो चीज़ नहीं दी जिससे मेरी फर्म को नुकसान हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर जो है ना कुछ गलत ना यूज़ कर ले अपनी पावर का, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पावर्स नहीं दी है। हाँ, एक्सप्रेसली आप उसको अलाउ कर सकते हो, परमिशन दे सकते हो, फिर वो जाके ऐसा करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, कोई लाइबिलिटी रेज कर देना नहीं। टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ पे नहीं खरीद सकते हो। नॉर्मल गुड्स खरीद सकते हो बट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ऐसा नहीं कि भाई कल को प्रॉपर्टी बेच दी ठीक है, गए किसी के नाम और पूरे फर्म की प्रॉपर्टी अकेले बेचे आए, ऐसा भी नहीं होगा। एंटर इनटू पार्टनरशिप इन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के नाम से किसी और के साथ पार्टनरशिप एंटर कर दी, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी को किसी का पार्टनर बना दिया ना, खुद बनना है तो ठीक है, अकेले अपने सिंगल बिहाफ पे बन जाओ, बट फर्म को लायबल नहीं करा सकते हो। क्लियर है? तो ये वाली सारी चीज़ें मेरी यहाँ तक थी। अब एक्सटेंशन ऑफ इम्प्लॉयड अथॉरिटी है, मतलब इम्प्लॉयड अथॉरिटी की एक्सटेंशन। इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर कैन बी एक्सटेंडेड बाय एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, तो यही लिखा है कि आप इम्प्लॉयड अथॉरिटी जो सामने वाले को अथॉरिटी जो है ना, वो एग्रीमेंट से करके उसको बढ़ा सकते हो, उसको ज़्यादा अथॉरिटीज तो दे ही सकते हो, जिसको मैं क्या कहूँगा, फिर वो इम्प्लॉयड बनेगी नहीं, फिर तो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो जाएगी ना वो मेरी, ठीक है। सो मतलब जो भी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉ दे रहा है, आप इसको चेंज करना चाहो, बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो। देर इज़ नो नीड टू गिव नोटिस टू द थर्ड पार्टी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इम्प्लॉयड अथॉरिटी, अगर आपने कोई अथॉरिटी बढ़ाई है ना, तो क्या करना, किसी और बाहर वाले को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कंपनी वाले में देखा था ना, वहाँ पे सामने वाले को पता होना चाहिए MOA में है या नहीं है, वो सब चीज़ें बात थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने किसी की अथॉरिटी तो बढ़ाई है ना, बढ़ाया है ना, उसको एक्स्ट्रा राइट दिए है ना किसी पार्टनर को, तो सामने वाले को बताने की कोई ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में आप दे रहे हो या अपने कोई पब्लिक नोटिस इशू कर रहे हो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट्रिक्शन मतलब आप क्या कर रहे हो, अब उसकी जो पावर बाय डिफ़ॉल्ट मिल रखी है उसमें भी कम कर रहे हो। जैसे उसमें आपने कह दिया कि देखो भाई आप किसी को ना पेमेंट नहीं कर सकते हो, किसी आप सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आप चेक इश्यू नहीं कर सकते, इस तरीके का कुछ है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर्स अथॉरिटी कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, उसको आप और कम कर रहे हो। ये मैंने ऊपर बताया ना, ये जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है इनको कम कर सकते हो, और जो मना करिए आप कॉन्ट्रैक्ट से इनको बढ़ा सकते हो। सच रेस्ट्रिक्शन विल बी वैलिड इफ थर्ड पार्टी इज नोट अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, अगर तीसरे बंदे को पता है तो ही ये वैलिड होगा, और डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद सच पर्सन हुम रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन इम्पोज्ड, और यह उसे पता ही नहीं कि वो किसके जिसके साथ डील कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट सामने वाले को अगर रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता है ना, तो ये वैलिड नहीं होगी। अब इसका मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार सोचो ऐसा क्यों कि भाई ऊपर जब अथॉरिटी बढ़ा रहे हो तो कह दिया कि बाहर वाले को सामने वाले को पता है नहीं पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कम करिए तो पता होना चाहिए। बाहर वाला मतलब एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ फिर सोचना।
स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी, ठीक है। दो पार्टनर है, ए और बी, ओके। अभी बी किसके साथ कर रहा है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक टीचर आ गए, जैसे नॉर्मल टीचर है, तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई अभी आप पढ़ाओगे, हमारे क्या एग्रीमेंट रहेंगे, वो सारी चीज़ें क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये कौन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, कौन, थर्ड पर्सन। तो इस थर्ड पर्सन को हमने कहा कि जब आपने ऑथोरिटीज़ बढ़ा दी हैं तो इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, डजेंट मैटर। अगर कम कर दी है तो सामने वाले को इसका पता होना जरूरी है। ऐसा क्यों? सोचो, सिंपल सा लॉजिक है ना इसमें, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखो आप बी को कोई एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो, तो फिर सामने वाले को अगर भरोसा हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपने कुछ पावर बढ़ाई है ना इसको। अगर सामने वाले ने एक बार चेक कर लेगा, वो आपका एग्रीमेंट वगैरह देख लेगा कि आपके आपस में पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, या आपस में कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि आपके में, मतलब वो वेरीफाई कर लेगा कि बी को अथॉरिटी मिली है या नहीं मिली है। इसको अगर डाउट होगा टीचर को, ठीक है। देखो अगर टीचर को डाउट हुआ, वो चेक करेगा। इसको डाउट है ही नहीं तो वो वैसे भी ठीक है, कोई गलत है ही नहीं, क्योंकि इसको हमने पावर बी को दे ही रखी है, तो दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपने बी की कोई पावर नॉर्मली होती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, बट आपने उससे वापस ले ली, इस केस में सामने वाला जब टीचर ये आया ना, इसको क्या पता, ये तो सोचा कि देखो भाई मेरे साथ जॉब पे रखने का एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और ये तो हर पार्टनर को अधिकार होता है, तो इस पार्टनर को भी अधिकार होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमने उससे ये अधिकार बी से ले रखा है, हमने क्या कर रखा है, बी से अधिकार ले रखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन टीचर को पता होनी चाहिए कि देखो भाई जिससे जो तुम्हें अपॉइंट कर रहा है ना बी, इसके पास तो पावर ही नहीं है, ताकि वो टीचर फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट को समझ जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होने वाला है। फिर वो किससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, डेफिनेटली ए से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आई? सो लॉजिक समझ में आया ना दोनों का। तो इसको जैसे भी करना है कर लेना। यहाँ पे ये कर लेना नो नीड, और यहाँ पे क्या है, पता होना चाहिए, ठीक है, ज़रूरत है यहाँ पे। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। एक्सटेंशन या रेस्ट्रिक्शन आप जो भी कर रहे हो ना, जब सारे पार्टनर रेडी होंगे तभी हो सकता है। ऐसा नहीं ए बी सी है, बी का मन करा है सी के, और बी और सी ने मिलकर अपनी पावर घटा बढ़ा दी ना, सब कौन का उस पर एग्री करना जरूरी है। एनी वन पार्टनर और इवन अ मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। मेजोरिटी के बेसिस पे नहीं चलेगा, 100% परमिशन चाहिए इसकी, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप खुद करके देखना। एक हमारा टॉपिक आता है एक्ट बाय पार्टनर इन इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, आग लग गई या कुछ हो गया, उस केस में, इमरजेंसी के केस में कोई पार्टनर कुछ काम करता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ईच पार्टनर कैन बाइंड फर्म बाय ऑल हीज एक्ट्स डन इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे पार्टनर ने जो कुछ भी काम करा होगा उसके लिए वो पूरी फर्म को जिम्मेदार बना सकता है। मतलब उस टाइम पे जो भी उसने करा होगा ना, ये माना जाएगा इस चीज़ की उसको क्या थी, अथॉरिटी थी। कौन सा काम, विद द व्यू टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम एनी लॉस, जो फर्म को उसके नुकसान से बचा सके। प्रोवाइडेड ही हैज़ एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस वुड हैव एक्टेड इन सेम सर्कमस्टेंसेज। अब ये क्या है, मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस मतलब एक आम आदमी जो उस सिचुएशन में होता, तो वो जो एक नॉर्मल डिस्टेंस वो डिसाइड करता ना, वैसा ही डिसीजन इसने लिया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं लिया। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो भाई स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम किसी और का लेंगे, ठीक है। ए बी सी एंड कंपनी, ये एक फर्म थी हमारी, ठीक। इसमें पार्टनर है ए बी सी। क्लियर, नाम से ही पता चल रहा है भाई ए बी सी पार्टनर है इसमें, ऐसे ही तो होते हैं हमारे अकाउंट्स के क्वेश्चंस में। अभी क्या हुआ, एक ना रेड कलर की ना आग लगी, नहीं पहले तो क्या, पर्पल कलर का सामान रखा था, बॉक्सेस रखे थे बहुत सारे।
ठीक है, अरे भाई बेस भी बना देते हैं, चलो ठीक है, बहुत सारे ये रखा था। अब वहाँ पे लग गई आग, टुन टुन, मोमबत्ती बन गई, ठीक है, टुन 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 टुन, नीचे वाले में भी लगानी, लो, इसमें भी लगानी, लो, इसमें भी लगा दी, लो, अरे भाई तुम पे भी लगा दी, वरना बच्चे गुस्से हो जाएंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे सर आधा सामान जल रहा है आधा नहीं। सबके ऊपर एक एक आग लग गई, चलो अभी तो ठीक है ना, बिठा दिया सबको आग। चलो थोड़ी सी ब्लू भी कर देते, नीचे हल्की सी फ्लेम में ब्लू आती है ना वो, ठीक है, डार्क ब्लू होती है, कोई नहीं, हमने लाइट लगा दी, आग लगनी लग रही है। अब क्या हुआ, ए के पास ना ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था कि वो क्या करे, यहीं पे ना एक बंदा बैठा था, ठीक, इस बंदे को कहे कि मेरी हेल्प कर दो इसको बुझाने में, आग बुझाने में, और ये बंदा ना पैसे लिए बिना काम नहीं करेगा। तो ए ने इसे क्या कह दिया, इसको कहा कि देखो भाई मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ और क्या करो मेरी आग बुझाने में मदद कर दो। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसके साथ मिलके आग बुझाई, आग बुझ गई, ठीक है, अब सामान भी गायब हो बच गया, चलो क्या बात है, जादू से 3 सामान बच गए, बाकी थोड़ा सा जल गया था, क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, ये 1000 रुपये की पेमेंट की बात आई ना, आग तो बुझ गई। अब ये कहने लगा कि भैया मुझे पेमेंट कर दो 1000 रुपये की, ये कहने लगा हाँ अभी करते, मैं बाकी सबसे पेमेंट ले लेता हूँ। ये 1000 रुपये की पेमेंट इन दोनों के पास गया कि भाई देखो 1000 रुपये की पेमेंट करनी है, ऐसा है जो भी तुम्हारा हिस्सा बनता है वो तुम मुझे पे कर दो, मैं भी उसको पे कर देता हूँ, तीनों मिलके, मतलब क्या, इन शॉर्ट क्या, फर्म पे कर दे, ऐसा बोलने लगे। बी और सी क्या कह रहे भाई देखो ये तुम्हारी अथॉरिटी में नहीं था, ये तुम्हारी अथॉरिटी में नहीं था, यहाँ पे तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा ये और इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है ना, हमने कोई इसका स्पेशली एग्रीमेंट करा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है, मतलब इन शॉर्ट कि अभी जो तुम कर रहे हो आपस में निमट लो, हमारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है देखो भाई ये वो चेक करेगा, लॉ कुछ चीज़ें चेक करेगा। पहला चेक देखेगा कि क्या इमरजेंसी थी, यस इमरजेंसी थी, अगर ये डिसीजन उस टाइम पे ना लेता तो इतने बी और सी को फ़ोन करता है जी देखो ऐसा है कि वो 1000 रुपये मांग रहा है, देना है नहीं देना है, या मैं किसी और को ढूंढूं जो 700-800 रुपये में कर देगा, तो इतने में तो जो सामान बचा कुछ जाता वो भी जल जाता। दूसरा, क्या वो काम नॉर्मल था क्या जो किसी कोई और पर्सन करता, ये मुझे चेक करना रहेगा। अब सामान यहाँ पे फॉर एग्जांपल था 10 लाख का, ठीक है, तो एक नॉर्मल चीज़ है ना कि 1000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो कोई और होता है वो भी उसकी जगह ऐसे ही करता है कि 1000 रुपये दे के अपना सामान बचाता, क्लियर है, तो वो भी ऐसे ही करता। या मान के चलो कि सामान है ही कितना, सिर्फ 100 रुपये का, और कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 100 रुपये का सामान है, तो क्या अभी मैं देखूंगा क्या नॉर्मल बंदा ऐसा करता, नहीं करता। तो भाई ए ने गड़बड़ करी है, ए ऐसा गलत करा है, उसको पता था कि भाई 100 रुपये का सामान है, 1000 रुपये देने का क्या मतलब बनता है, सामान को जलने देते, इससे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट, और सामान मान के चल रहे हैं कि ऐसा कोई वैल्यूएबल सामान नहीं था कि उसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंस थी, तो इस केस में ऐसा है। तो फिर हम कहेंगे कि नहीं ये नॉर्मल नहीं था, तो फिर अभी बी और सी की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर ये नॉर्मल होता तो बी और सी की लाइबिलिटी भी आ जाती, ठीक है। वीडियो पॉज करके कोई ड्राइंग करनी हो आपको भी तो कर लो, ठीक है, डब्बे बना के आग लगानी हो लगा लो। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए क्या, टाटा बाय बाय।